नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे थे और राष्ट्रपति में आज का जो टॉपिक है वो इसका आखिरी टॉपिक है। और आज के लेक्चर में राष्ट्रपति से संबंधित जितनी भी पावर्स थी वो सारी खत्म हो जाएंगी और आपका जो प्रेसिडेंट का टॉपिक है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो जो बाकी की दो पावर्स राष्ट्रपति की बची हैं उनके बारे में आज हम चर्चा कर लेते हैं और कौन कौन सी पावर्स बची हैं एक बार तो यही देख लेते हैं। देखिए, आज इस लेक्चर में जो पावर्स की मैं बात कर रहा हूँ वो है आपकी, पहली तो है कि राष्ट्रपति के पास में कौन कौन सी वीटो पावर्स हैं और वो उनका इस्तेमाल किन परिस्थितियों में करता है। ठीक है, दूसरी है कि राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की पावर क्या है। यहाँ से पिछले एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया है और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो सिविल सर्विस में या अन्य वनडे एग्जाम्स में प्री का एग्ज़ाम होता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनमें यहाँ से हर वर्ष एक सवाल आता ही आता है। खासकर यूपीएससी में और स्टेट सिविल सर्विस में राष्ट्रपति के टॉपिक से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आता है आपका कि इसकी पावर्स क्या हैं। उन पावर्स के संबंध में अगर आपने अच्छे से वो पढ़ी हैं तो उनसे संबंधित क्या क्वेश्चन आएगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति के पास है, कौन सी पावर नहीं है, या राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। या ये भी पूछ सकता है कि आपको 3-4 कूट दे देगा और उन कूट के बाद में पूछेगा कि निम्न में से कौन सा सत्य है, कौन से असत्य हैं। और 1 और 2 इस तरीके से 2 और 3, 1 और 4 इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिविल सर्विस में आते हैं। तो आज सबसे पहले देखेंगे कि राष्ट्रपति की वीटो पावर क्या है। देखिए, वीटो पावर को हिंदी में बोला जाता है निषेधाधिकार, निषेधाधिकार शक्ति या वीटो पावर। पहली चीज तो ये आती है कि किसी भी कार्यपालिका के प्रमुख को वीटो पावर दी क्यों जाती है। देखिए, वीटो पावर की अगर हम बात करते हैं कि क्यों दी जाती है कार्यपालिका के प्रमुख को, इसका सीधा सा मतलब ये है कि संसद अपने मनमाने तरीके से किसी भी विधेयक को पास नहीं कर दे, पारित ना कर दे। या इसलिए दी जाती है कि संसद ने अगर किसी विधेयक में किन्हीं चीज़ों का उल्लेख किया है और वो संविधान के सम्मत नहीं है तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो उन पर क्या लगा सकता है, वीटो पावर लगा सकता है। तो जो वीटो पावर होती है ये आमतौर पर कितने प्रकार की होती है, सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, वीटो पावर को लगभग 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि इसके जो प्रकार हैं, इसके जो टाइप्स हैं वो 4 प्रकार हैं। एक एक करके उन सभी पर चर्चा करते हैं। पहला वीटो होता है आपका आत्यंतिक वीटो और इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है, दूसरा वीटो है आपका विशेषित वीटो। देखिए, इनके इंग्लिश में नाम भी आपको याद रखने हैं क्योंकि हिंदी में कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर शब्दों से खेल जाता है और सिविल सर्विस में जो पेपर का जो ट्रेंड है वो क्या है कि जैसे कि अगर इंग्लिश में तो अगर हम उसी सवाल को पढ़ रहे हैं तो उसकी भाषा बहुत आसान लगेगी, लेकिन हिंदी में उसका ट्रांसलेशन कुछ और आ जाता है क्योंकि गूगल ट्रांसलेट या ऐसा किया जाता है कि जैसे वो किसी और ग्रह के प्राणी से उसका ट्रांसलेशन करवा रहे हैं। तो आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के वर्डों को भी थोड़ा फोकस करें। तो विशेषित का मतलब होता है क्वालिफाइड वीटो। तीसरा है आपका निलंबनकारी वीटो। जिसे बोला जाता है सस्पेंसिव वीटो। और एक है आपका जेबी वीटो और इसे कहा जाता है पॉकेट वीटो। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की वीटो पावर हैं और हमें ये देखना है कि भारत के राष्ट्रपति के पास में आमतौर पर इनमें से कौन कौन सी वीटो पावर्स हैं जिनके आधार पर वो संसद के किसी भी विधेयक को या तो अपनी अनुमति दे सकता है या अपनी अनुमति रोक सकता है या वो किसी विधेयक पर सहमति देने से मना कर सकता है या
किसी विधेयक पर सहमति दे या न दे ये बताए ही ना, और विधेयक को अपने पास सुरक्षित पड़ा रहने दे, तो ये सारी पावर्स किसके अंतर्गत आती हैं? वीटो पावर के अंतर्गत आती हैं। तो एक एक करके समझते हैं कि एब्सोल्यूट वीटो का मीन्स क्या होता है। देखिए, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि अगर संसद ने कोई भी विधेयक, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोई विधेयक, अधिनियम कैसे बनता है, एक्ट कैसे बनता है, कानून कैसे बनता है। तो देखिए, कानून बनाने का जो काम है भारत में वो किसके पास है? संसद के पास है। और संसद के अपने 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया अपना क्या, लोकसभा, जिसे निम्न सदन कहा जाता है। एक होता है राज्यसभा, उच्च सदन। तो सबसे पहले कोई बिल आया, मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल कोई बिल आया, विधेयक, और ये विधेयक कहाँ जाएगा? इन दोनों सदनों में से किसी न किसी एक सदन में जाएगा। हम मान लेते हैं कि लोकसभा से ये विधेयक क्या हो गया? पारित हो गया। अब यहाँ से पारित होने के बाद में ये कहाँ गया? राज्यसभा के पास, और राज्यसभा ने भी इसको पारित कर दिया। अब राज्यसभा से पारित होने के बाद में जो संसद का तीसरा अंग है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, अब ये विधेयक किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट के पास जाता है। अब प्रेसिडेंट को इसके ऊपर क्या अधिकार है कि वो इसको सहमति दे। अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट ने इसको सहमति दे दी तो वो क्या बन गया? एक्ट बन गया, कानून बन गया। और प्रेसिडेंट ने इसको सहमति नहीं दी, और सहमति नहीं दी और पुनर्विचार के लिए किसके पास भेज दिया? संसद के पास भेज दिया वापस। ठीक है, कहां भेजा? संसद के पास भेजा। अब संसद ने पुनर्विचार करके पुनः कहां भेज दिया? राष्ट्रपति के पास भेज दिया। तो राष्ट्रपति को क्या अधिकार है? राष्ट्रपति के ऊपर यह बाध्यता है कि पुनर्विचार के बाद में आया विधेयक जिस पर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी पड़ेगी। तीसरा यह है कि या तो ये उस पर अनुमति दे ही ना, या कह सकते हैं कि अपने पास पड़ा रहने दे, या ये कह सकते हैं कि उसने ना तो सहमति दी और ना ही सहमति देने से मना किया, कोई जवाब ही नहीं दिया और अपने पास पड़ा रहने दिया। तो इस तरीके की जो पावर्स होती हैं वो कौन कौन सी होंगी, इनको देखते हैं। तो राष्ट्रपति को क्या अधिकार होंगे? या तो वो स्वीकृति दे देगा, स्वीकृति देगा तो एक्ट बन जाएगा, या वो पुनर्विचार के लिए कहाँ भेजेगा? संसद के पास भेजेगा, या पुनर्विचार के बाद में जब संसद इसके पास भेजेगी तब क्या बन जाएगा? वो एक्ट बन जाएगा। उसके बाद में अपनी सहमति दे या सहमति सुरक्षित रख ले, ये भी अधिकार किसके अंतर्गत आ जाएगा? आपका वीटो पावर के अंतर्गत आ जाएगा। और कोई बिल, एक्ट तभी बनता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं या कहते हैं कि अपनी सहमति दे देते हैं। देखिए, एब्सोल्यूट वीटो का मीन्स होता है कि जब कोई विधेयक संसद से पारित हो जाता है और उसको कहाँ भेजा जाता है? राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उस विधेयक को खारिज कर सकता है। लेकिन खारिज करेगा कैसे? स्वयं करेगा या मंत्रिपरिषद उसको इस तरीके का कोई प्रावधान करेगी या इस तरीके का कोई सुझाव देगी कि आप इसको खारिज कीजिए। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब है कि विधेयक को क्या करेगा? अपने पास सुरक्षित रखेगा। इसका अर्थ क्या हो गया? विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखना। कैसे विधेयकों को अपने पास सुरक्षित रख सकता है? देखिए, जो विधेयक होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है आपका सरकारी विधेयक और एक होता है गैर सरकारी विधेयक, यानी कि प्राइवेट विधेयक। सरकारी विधेयक वो होते हैं जो किसी मंत्री के द्वारा पेश किए जाते हैं, और प्राइवेट विधेयक वो होते हैं जो संसद के सदस्यों के द्वारा पेश किए जाते हैं। ठीक है। अब राष्ट्रपति ने ऐसा कब कब किया है कि उसने अपनी एब्सोल्यूट वीटो की पावर के तहत संसद के द्वारा जो पारित विधेयक थे उनके ऊपर ये पावर का इस्तेमाल किया। तो देखिए, सबसे पहले 1954 में राष्ट्रपति थे आपके राजेंद्र प्रसाद, और राजेंद्र प्रसाद ने उस समय एक एक्ट था, एक क्षेत्र था अपना पेप्सू राज्य क्षेत्र। तो पेप्सू राज्य क्षेत्र आज का हिमाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो 1954 में पेप्सू राज्य क्षेत्र के संबंध में
क्या किया था? एब्सोल्यूट वीटो का पावर का इस्तेमाल किया था। उसके बाद में 1991 में, कब? 1991 में एक एक्ट और आया, और वो एक्ट था आपका संसद के जो सदस्य हैं उनके वेतन भत्ते से संबंधित, उनकी पेंशन से संबंधित। तो जब वो एक्ट आया तब क्या हुआ कि जिस दिन लोकसभा विघटित होनी थी उसके एक दिन पहले, या ये कह सकते हैं कि लोकसभा ने इसको पारित कर दिया और राज्यसभा ने भी पारित कर दिया, दोनों सदनों से पारित हो गया। कौन सा एक्ट? संसद सदस्यों का वेतन भत्ता व पेंशन संबंधी प्रावधान। ठीक है, ये एक्ट आया, और ये एक्ट आने से पहले यहां से भी पारित हो गया, यहां से भी पारित हो गया। अब इसको कहां भेजा गया? राष्ट्रपति के पास भेजा गया। तो राष्ट्रपति ने क्या कर दिया? इसको अपने पास सुरक्षित रख लिया, या कह सकते हैं कि इसको खारिज कर दिया। और खारिज इसलिए किया गया था क्योंकि इस एक्ट को संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी, और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं ली गई तो राष्ट्रपति साहब ने क्या कर दिया? इस एक्ट को अपने पास सुरक्षित रख लिया। तो 1991 और 1954 दो बार एब्सोल्यूट पावर का भारत के राष्ट्रपति ने क्या किया है? इस्तेमाल किया है। आप इसको समझ गए होंगे कि एब्सोल्यूट पावर का मतलब होता है कि विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेना, अर्थात उसको पूरी तरह खारिज कर देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी पावर आती है इसमें विशेषित वीटो या क्वालिफाइड वीटो। देखिए, क्वालिफाइड जो वीटो है ये भारत के राष्ट्रपति के पास इसकी पावर नहीं है। इस तरीके की जो परंपरा है या इस तरीके की जो पावर है ये सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति के पास है, ये बात आप याद रखना। भारत के राष्ट्रपति के पास में क्वालिफाइड वीटो की पावर नहीं है। ये एक ऐसी पावर होती है कि मान लीजिए अगर किसी विधेयक पर राष्ट्रपति ने क्वालिफाइड वीटो लगाया है तो उस पावर को समाप्त करने के लिए विधायिका को विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो जो विधायिका होती है वहां की कांग्रेस, तो विधायिका क्या करेगी? विशेष बहुमत से इस वीटो का काट करेगी या इस वीटो को समाप्त करेगी, तब जाकर के वो एक्ट बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ने किसी बिल पर क्वालिफाइड वीटो का प्रयोग किया है तो उस वीटो को तभी समाप्त किया जा सकता है जब विधायिका विशेष बहुमत से उसको खारिज कर दे। तो इसको याद रखना कि ये जो पावर है केवल अमेरिकी राष्ट्रपति के पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। ठीक है, अगला वीटो आ रहा है आपका निलंबनकारी वीटो या सस्पेंसिव वीटो। मैंने अभी आपको बताया था, इसको भी एक बार समझ लेते हैं कि संसद ने क्या किया? बिल पारित कर दिया, और ये बिल कहाँ गया? प्रेसिडेंट साहब के पास गया, राष्ट्रपति साहब के पास गया। अब राष्ट्रपति साहब ने बिल को जांचा, इसकी स्टडी की, और इसकी स्टडी करने के बाद में इनको लगा कि यार नहीं, इस पर तो पुनर्विचार किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? पुनर्विचार किया जाना चाहिए। और इन्होंने ये पुनर्विचार के लिए कहाँ भेज दिया? संसद के पास भेज दिया। और संसद ने फिर से पुनर्विचार करके ये कहाँ भेज दिया? राष्ट्रपति के पास भेज दिया। तो राष्ट्रपति अब क्या करेगा? इस पर सहमति देगा। ठीक है, तो सस्पेंसिव वीटो का जो अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, और अगर उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद ने वापस पुनर्विचार करने के बाद में वापस पारित किया है, चाहे उसमें संशोधन किया हो या संशोधन नहीं किया हो। देखिए, जब भी राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेजता है तो राष्ट्रपति का आशय ये होता है कि इसमें कुछ बदलावों की आवश्यकता है। किसमें? बिल में। तो जब बिल में कुछ बदलावों की आवश्यकता होती है तभी राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेजता है। लेकिन संसद क्या करेगी? हो सकता है कि वो राष्ट्रपति के उन विचारों को मान भी ले, जहां उसको संशोधन करना है उनको संशोधन करे, और ये भी हो सकता है कि उसको बिना संशोधन किए हुए ही पुनर्विचार करने के बाद में राष्ट्रपति के पास भेज दे।
तो राष्ट्रपति के ऊपर यह बाध्यता हो जाएगी कि वो उसको क्या दे, सहमति दे, चाहे संविधान में या उस बिल में संसद ने संशोधन किया है या नहीं किया है। तो निलंबनकारी जो वीटो होता है, इसमें एक बात आपको और याद रखनी है कि इस वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति संविधान संशोधन के मामले में नहीं कर सकता, यानी कि अनुच्छेद 368 के मामले में नहीं कर सकता, साधारण विधेयकों के मामले में कर सकता है। दूसरा, धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। ठीक है, तो ये जो दो टाइप्स हैं आपके विधेयक के, इनको ये पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। यानी कि ये कह सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का प्रयोग संविधान संशोधन और धन विधेयक के संबंध में नहीं कर सकता, या इनको पुनर्विचार के लिए संसद के पास नहीं भेज सकता। इस प्रकार की जो पावर है ये चलती है कहाँ पर, फ्रांस में। और फ्रांस के राष्ट्रपति को बहुत ही सीमित शक्तियां दी गई हैं इसके तहत। सीमित कैसे कि मान लीजिए सीमित ही है कि संसद ने तो एक्ट पारित कर दिया और राष्ट्रपति के पास भेज दिया, लेकिन उसके ऊपर यह भी बाध्यता है कि पुनर्विचार के बाद में अगर पार्लियामेंट भेजती है या विधायिका भेजती है तो उसको पास करना ही करना है। तो इसीलिए ये एक सीमित शक्ति हो गई। और निलंबनकारी वीटो का अगर आपको एक शब्द में अर्थ लिखना है, इसको बना लेना मेरे साथ साथ ही, तो क्या लिखोगे कि किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेजना निलंबनकारी वीटो के तहत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वीटो है आपका पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का अर्थ क्या होता है कि विधेयक को अपने पास पड़ा रहने दे, विधेयक को अपने पास पड़ा रहने देना, अर्थात सहमति या असहमति न देना। ना तो सहमति देता है और ना ही असहमति देता है। ठीक है, तो ये इसका अर्थ होता है किसका, जेवी वीटो का, अर्थात अपने पास सुरक्षित रख लेना ही क्या आता है, पॉकेट वीटो के अंतर्गत आता है। अब पॉकेट वीटो का प्रयोग भारत में कितनी बार किया गया है, तो देखिए 1986 में 1986 में एक एक्ट आया था, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। कौन सा, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। ये सवाल कई बार पूछा गया है, किस विधेयक के संबंध में पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया, तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के मामले में पहली बार प्रयोग किया गया। तो इसके ऊपर पॉकेट वीटो लगाई क्यों राष्ट्रपति ने, तो देखिए ये जो है, इस संशोधन के माध्यम से क्या किया गया था कि जो प्रेस की स्वतंत्रता होती है, तो प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने की बातें कही गई थी, या ये कह सकते हैं कि ये विधेयक किसके विरुद्ध था, प्रेस की स्वतंत्रता के विरुद्ध था। और प्रेस की स्वतंत्रता के विरुद्ध होने के कारण ज्ञानी जैल सिंह इस समय राष्ट्रपति थे। तो ज्ञानी जैल सिंह को बात जची नहीं, और ज्ञानी जैल सिंह ने क्या किया, इसे अपने पास पड़े रहने दिया, संसद के पास भेजा ही नहीं। तो धीरे धीरे क्या हो गया, ये विधेयक समाप्त हो गया। बाद में इसमें कुछ संशोधन किए गए और उसके बाद में ये पारित करवा लिया गया। ठीक है, तो ये थी राष्ट्रपति की वीटो पावर। और वीटो पावर कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। लेकिन भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन सी मिली हुई है, आत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेवी वीटो। अब यहाँ एक बात और ध्यान से सुनना कि ये तो हो गई संसद के संबंध में। भारतीय राष्ट्रपति के पास में राज्यों के विधानमंडलों से संबंधित भी वीटो पावर प्राप्त है, और राज्यों के विधानमंडल से संबंधित जो भी वीटो पावर है, उस जितनी पावर उसको संघ के मामले में मिली हुई है, वो सारी पावर राज्यों के मामले में भी मिली हुई है। वो कैसे, अगर किसी राज्य का राज्यपाल क्या करेगा कि वहाँ के विधानमंडल ने कोई विधेयक कहाँ भेजा, राज्यपाल के पास भेजा, तो राज्यपाल को अगर उचित नहीं लगता है तो वो किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए कहाँ भेज सकता है, राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। अब राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार होंगे, राष्ट्रपति के पास 3 अधिकार होंगे। कौन कौन से, पहला, या तो वो उस विधेयक को स्वीकृति दे देगा, दूसरा अपने पास पड़ा रहने देगा,
तीसरा ये है कि वो उसको वापस पुनर्विचार के लिए भेज दे। फिर क्या होगा, अगर फिर राज्य विधानमंडल उसको पुनर्विचार करने के पास राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति के पास ये बाध्यता नहीं है कि राष्ट्रपति के ऊपर यह बाध्यता नहीं है कि वो उसको सहमति दे ही दे। जैसे संसद के मामले में क्या होता है कि अगर संसद पुनर्विचार के बाद में क्या भेजती है, राष्ट्रपति को विधेयक भेजती है, तब उसकी बाध्यता होती है कि वो उस पर सहमति दे। लेकिन राज्य विधानमंडलों के मामले में राष्ट्रपति के ऊपर यह बाध्यता नहीं है कि अगर राज्य विधानमंडल पुनर्विचार के बाद में किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो राष्ट्रपति उसे वापस राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है और उसको सहमति नहीं दे सकता। इस बात को आप याद रखना। तो ये थी राष्ट्रपति की वीटो पावर्स। अब आती है एक अपनी अध्यादेश जारी करने की शक्ति कि भारत के राष्ट्रपति के पास में अध्यादेश जारी करने की कौन कौन सी पावर है और अध्यादेश होता क्या है, इसकी अवधि क्या होती है, इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। चलिए, अगली है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। हाँ, इसमें एक ध्यान रखना कि जो वीटो पावर है भारत के राष्ट्रपति के पास वो मिली हुई है अनुच्छेद 111 के तहत। ठीक है, उसको भी आप नोट कर लेना, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और अध्यादेश जारी करने की जो पावर है वो है अनुच्छेद 123 यानी कि 123 में। चलिए देखो, अध्यादेश क्या होता है। अध्यादेश का मतलब होता है कि जब सदन में संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। देखिए, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कई बच्चे पढ़ तो लेते हैं इसको और इसमें इतना ही पढ़ पाते हैं कि इसकी अधिकतम अवधि क्या होगी, किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसको जारी किया जाता है, कौन जारी करता है, न्यूनतम अवधि क्या होगी। इसके अलावा जो पैटर्न इस समय बदल गया है क्वेश्चन पूछने का, वो थोड़ा चेंज हो गया है। वो चेंज क्या हुआ है, जैसे मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, मैं पहले यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके बाद में आप इसको अच्छे से समझना। देखिए, राष्ट्रपति या ये कह सकते हैं कि अध्यादेश के संबंध में, किसके, अध्यादेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला तो आपका यह है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। दूसरा, अध्यादेश का उल्लेख अनुच्छेद 111 में किया गया है। तीसरा है, अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब संसद के दोनों सदनों का सत्र न चल रहा हो। ये क्वेश्चन है आपका और देगा कूट कि बताइए निम्न में से कौन से कथन सत्य नहीं है।
कौन सा या कौन से कथन सत्य नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो इस सवाल को समझना कि इसमें कथन सत्य नहीं है, अर्थात ये पूछा है जो असत्य कथन है। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया इसके आंसर का कि असत्य कथन इसमें पूछा गया है और आपको कूट दे दिए गए और ऑप्शन आ गया आपका ए, 1 और 3। ऑप्शन बी 1 और 2। ऑप्शन सी 2 और 3। ऑप्शन डी 1, 2 और 3। ठीक है, इसका आंसर देना आप मुझे कमेंट बॉक्स में, और उसके बाद में आप इसको नोट कर लेना। बहुत शानदार सवाल है और इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे सिविल सर्विस में पूछे जाने की उम्मीद रहती है और इसी तरीके के सवाल आते भी हैं और आ भी चुके हैं। चलिए अब देख लेते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इस क्वेश्चन को लिखने का मेरा मतलब ये था कि जिस तरीके के सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं वो उसका एक पैटर्न आपको पता चल जाए और उसी पैटर्न के हिसाब से आप इस टॉपिक को तैयार कर लो। चलिए देखिए, पहली बात आती है कि अध्यादेश होता क्या है। देखिए, अध्यादेश जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है और कब जारी किया जाता है कि जब संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं, या कह सकते हैं कि जब संसद के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हो और राष्ट्रपति को ये आभास हो जाए कि जो परिस्थितियां देश में हैं उनके लिए तुरंत कार्यवाही करने की आवश्यकता है। तो तुरंत कार्यवाही करने की आवश्यकता जब होती है तब राष्ट्रपति क्या करता है, एक आदेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत, जो क्या माना जाता है, अध्यादेश माना जाता है। अध्यादेश का जो बल होता है, जो प्रभाव होता है, वो वही होता है जो किसका होगा, एक्ट का होता है या कानून का होता है। कब तक, जब तक संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए पहली बात आती है कि किन परिस्थितियों में ये जारी किया जा सकता है, क्यों जारी किया जा सकता है, ये लिख लीजिए। तो पहला पॉइंट तो हमारा यही आएगा कि जब संसद के दोनों सदन क्या ना हो, सत्र में ना हो। जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो। यहां इंपॉर्टेंट बात क्या है, दोनों सदन। ऐसा नहीं है कि लोकसभा तो सत्र में है, राज्यसभा नहीं है, या राज्यसभा सत्र में है, लोकसभा नहीं है। जब दोनों सदन ही क्या ना होंगे, सत्र में नहीं होंगे, या दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा होगा और राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए कि वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर कोई कानून, तत्काल कानून कार्यवाही करने की आवश्यकता है, तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है। दूसरा आता है कि सरकार के समक्ष कोई ऐसी अचानक परिस्थिति आ जाए और उसको विधेयक के रूप में पारित करना असंभव हो या उसमें समय लग सकता है, तो वो क्या कहती है मंत्रिपरिषद, फिर राष्ट्रपति को इस तरीके का आशय या इस तरीके का प्रस्ताव भेजती है जिससे राष्ट्रपति उसको तुरंत लागू या तुरंत प्रभाव से लागू करवाता है। दूसरा क्या होगा, सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थिति विद्यमान हो। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा होता है जब विधि निर्माण की या विधि बनाने की तुरंत आवश्यकता होती है। जब विधि निर्माण की या कानून निर्माण की तत्काल आवश्यकता हो। ठीक है, तो ये तीन आधार हैं जिनके आधार पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। और मैं यहां बता देता हूं कि इसका जो प्रभाव होता है अध्यादेश का, ये वही होता है जो एक एक्ट का होता है या एक अधिनियम का होता है। इसकी पावर उतनी ही होगी जितनी एक एक्ट की होगी, ये बात याद रखना। और ये सिर्फ तब तक होगी जब तक संसद का सत्र पुनः
चलने न लग जाए या संसद की पुनः बैठक न हो जाए। अगर संसद क्या करेगी, बैठक होने के बाद में इसको पारित कर देगी, अनुमोदित कर देगी, तो ये एक्ट बन जाएगा, और अगर अनुमोदित नहीं करेगी तो ये समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए अब हम इसकी अवधि की बात कर लेते हैं कि अध्यादेश की जो अवधि होती है वो क्या होती है। देखिए, अध्यादेश की अधिकतम जो अवधि होती है दोस्तों वो होती है 6 माह। क्यों होती है 6 माह? क्योंकि संसद के 2 सत्रों के बीच का जो अधिकतम समय होगा वो 6 महीने होगा, और संसद का सत्र चला नहीं है, तो संसद का अगला सत्र चलने के लिए क्या आवश्यक है कि 6 महीने के अंदर अंदर एक और सत्र स्टार्ट होगा। उसके बाद में इसकी अधिकतम अवधि कितनी मानी गई? 6 माह मानी गई। लेकिन इसकी जो न्यूनतम अवधि होती है, सबसे कम अवधि होती है, वो कितनी होती है? 6 सप्ताह या 6 हफ्ता। और 6 हफ्ते कौन सी होगी? जैसे मान लीजिए संसद का सत्र स्टार्ट हो गया आज से, और जिस दिन संसद का सत्र प्रारंभ होगा उसके 6 हफ्ते के अंदर अंदर अगर संसद ने इसको क्या कर दिया? अनुमोदित कर दिया। अनुमोदित कर देगी तब क्या होगा? ये एक्ट बन जाएगा। और अनुमोदित नहीं करती है तो ये 6 हफ्ते के अंदर अंदर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसकी न्यूनतम अवधि क्या होगी? 6 सप्ताह होगी। दूसरी बात आती है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो इसको वापस ले सकता है। कभी भी वापस ले सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारी राष्ट्रपति की सारी पावर्स। उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रपति टॉपिक को आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, और ये भी आशा करता हूं कि आने वाले सिविल सर्विस एग्जाम्स में यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, और जो अगर आप अच्छे से इनको पढ़ के जाओगे तो एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।